नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राब्ता राइटर के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। महाराष्ट्र हमारे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक, हमारे देश की आर्थिक राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल भी यही है और हिंदी सिनेमा का गढ़ भी। मुझे भी हिंदी उर्दू के अलावा मराठी जुबान बहुत पसंद है। यहाँ की बोली एक तरह से हिंदी और संस्कृत से काफी मिलती है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक मराठी लेखक सदानंद देशमुख की लिखी कहानी। सदानंद जी को अपने उपन्यास 12 मास के लिए 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए वो मराठी भाषी लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। वैसे भी मई के महीने में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो मई के इस आखिरी हफ्ते में मैं सुनाता हूँ एक मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद। कहानी का नाम है विपत। जयराम का समूचा शरीर बुरी तरह जकड़ गया था। टीस उठ रही थी पूरे शरीर से। कुम्हार का मटका गढ़ने की मुंगरी से मसलवा लेना पूरा शरीर, यानी ठनक जाती रहेगी। ऐसा लगने लगा उसे, काम ही इतना है तो देह का कचूमर तो निकलना ही है। खेती बाड़ी के काम करने में कुछ नहीं लगता उसको। पानी भरना भला ये भी कोई मर्द का काम है? कदापि नहीं। साला ये तो औरत जात का काम है। कभी किसी मर्द को भरते देख लेता था तो उसे हिजड़ा कहता था मैं। पर इस साल गांव के सारे ही मर्द हिजड़े हो गए हैं। 2 मील पर स्थित इजू सेठ लहूटी के बगीचे से पानी लाना पड़ता है। क्या खाक ला पाएगी औरत जात? कुछ है हट्टी कट्टी, वो लाती भी हैं, पर अपनी औरत तो बीमारी के कारण सूख गई है। हड्डियों का ढांचा रह गया है बस। उसके सिर पर हंडा रखा तो वहीं जमीन पर बैठ जाएगी, सांस फूल जाएगी, जान निकल जाएगी उसकी। इधर कुछ दिनों में तो हालात और भी खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। अब तक पानी भरने का काम कमली के जिम्मे था, पर ब्याह हुआ वो ससुराल चली गई और ये पानी की बला मेरे पीछे लग गई। दोनों को अधिक पानी नहीं लगता, फिर भी 8-10 हंडे तो लाने ही पड़ते हैं ना। उसी में अपना कचूमा निकल जाता है। 2 मील से धूप ताप में सिर पर पानी लाद कर लाना बच्चों का खेल थोड़ी ही ना है। बाहर की खाट पर पड़े पड़े उसके इस प्रकार कुड़ना जारी थी। इस बीच पड़ोस के रंगनाथ को चुभल सूझी। आकर सीधे खाट की चौखट पर बैठ गया। उतने भर से खाट का ढांचा चरमरा गया। अरे अरे, चौखट पर मत बैठ यार, चौखट पूरी खोखली हो चुकी है भीतर से, टूट टाट जाएगी तो नीचे सोना पड़ेगा, सांप बिच्छू की आशंका के दिनों में। जयराम का ऐसा कहना भर था कि रंगनाथ अनायास चौखट से खाट की रस्सी पर खिसक गया। खाट ने एक बार फिर कूचू कूचू किया। अब जयराम उठकर ही बैठ गया। रंगनाथ का मुंह तकने लगा। उसके माथे, मुंह, गर्दन से पसीना बह रहा था। क्यों रे भाई, इतना पसीना पसीना क्यों कर हो गया? पानी भर लाया घर का, वो भी कांवड़ से। क्यों, क्या आज मालिक के ड्रम से नहीं लाया पानी? नहीं यार, मालिक नाराज होता है, कहता है सारे बैल खप्पल और चोटिल हो चुके हैं, उन्हें बेमतलब बेजार मत करो। कहता है ऐन बुआई के वक्त बीमार हो गए तो बुआई नहीं हो पाएगी, सारे खेत पड़ती रह जाएंगे, फिर जमीन बेचकर भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसा कहना है मालिक का। इस कारण बैलगाड़ी पर अब केवल मालिक के घर लेकर जाता हूँ, अपने घर का कावड़ से ही भरता हूँ। तुम्हारा मालिक भी ठीक ही कहता है। अनगिनत मवेशी हलाल हो चुके हैं इस साल। बुरे हाल हैं बेचारों के। चारे पानी की इतनी कमी कभी नहीं हुई पिछले 10-12 सालों में। आदमी का चाहे जो हो, पर प्रभु इन मूक मवेशियों पर तो दया करो। बिना चारे पानी के कितने ही जानवर काल के मुंह में समा रहे हैं बेचारे। कहते कहते अनायास सामने की गौशाला की ओर ध्यान गया। वहां एक अकेला बैल खूंटे से बना था।
उसका साथीदार 15 दिन पूर्व ही भूख से परास्त होकर मौत के मुंह में समा चुका। अब ये दूसरा भी उसी मार्ग पर था। बुरी तरह कमजोर हो चुका था। वो हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत हो रहा था। बड़ी सी खोपड़ी पर बड़े से सींग बोझ बन गए हैं उस पर। भार असह्य होने के कारण व्याकुल हो रहा हो, जैसे सोच रहा हो कि कोई काट ले उसके ये सींग। उन विशाल सींगों के कारण गर्दन सिर को पीड़ा हो रही होगी। शरीर पर भारी संख्या में किलनी चिपके हुए हैं। कुकुरांची की टोलियां लगातार मंडराती हुई, लेकिन उन्हें पूंछ से भगाने की शक्ति उसमें नहीं। बल ही नहीं रहा शरीर में। चारा नहीं, भरपेट पानी नहीं। कड़वी की पुल्ली का भाव 3-4 रुपए हो गया। आदमी के खाने की ज्वार 5 रुपए किलो। एक की बजाय आधी भाकरी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में बैल के लिए कहां से लाएं चारा, कहां से लाएं हरी घास। आसपास हरियाली का नामो निशान नहीं रहा। लावारिस मवेशियों ने खाकर सब चट कर डाली। ऊंचे पेड़ की पत्तियां आदमियों ने खरोच कर पहले ही खिला दी हैं पशुओं को। अब पशुओं को जंगल में खदेड़ो तब भी नहीं जाते। उन्हें मालूम हो चुका है कि वहां अब कुछ शेष नहीं है। उनके खाने के लिए आसपास पत्थर और मिट्टी के सिवा कुछ भी बाकी नहीं है। वृक्षों के केवल पंजर खड़े हैं। उन पर हवा के लिए भी हरियाली नहीं है। ऐसे दिखते हैं जैसे मृत व्यक्ति को जमीन से उकेर कर खड़ा किया गया हो। थोड़ी देर पहले हंडा भरकर लाने के लिए गया था तो आज फिर 4 मवेशी दिखाई दिए बस्ती में। सुबहाना चमार चमड़ी छील रहा था। किसके मर गए क्या पता। खैर, उसमें अब कोई आश्चर्य भी नहीं रहा। लेकिन ऐसे में अगले साल खेती कैसे होगी भाई? हल में किसे जोत कर बुआई गुड़ाई करूंगा, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हुए जयराम जल से बाहर निकाली गई मछली की तरह तड़प उठा। गौशाला की ओर देखते हुए वो फिर बोला, और अगर इस साल भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो समझ लो दुनिया के आधे लोग मर जाएंगे पानी के बगैर तड़प तड़प कर। पशु तो मर ही गए हैं आधे से अधिक। अब आदमियों की बारी है समझो। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर रंगनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। उन मरने वालों में अपना भी नंबर तो नहीं होगा ना? इस कल्पना मात्र से वो बेचैन हो गया। जयराम हाथ की उंगलियों का प्रश्न चिन्ह बनाकर गौशाला में बंधे डंगर बैल की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। देखते देखते उसके मन में कोई अशुभ विचार कौंध गया। आंगन में रखी नाद में से उसने गागर की सहायता से आधी बाल्टी पानी निकाला। गौशाला में बंधे बैल के सामने रखा तो बैल ने आंख उठाकर भी नहीं देखा उस ओर। शायद बीमार आदमी की तरह उसकी खाने पीने की इच्छा ही मर गई। बेजान आंखों से सिर पर के सींग तौलते हुए जयराम को निहारने लगा। देह पर कुकुरांची के झुंड मंडरा ही रहे थे। आहट पाकर उनमें से कुछ ने अपना रुख बदला और अब वो जयराम के शरीर के इर्द गिर्द मंडराने लगी। कुछ कीड़े मच्छर उड़कर कचाकच काटने लगे। उसे बेहद कोफ्त हुई, पर क्या करे, कोई उपाय नहीं। कैसे नष्ट करे इन कुकुरांची और किलनियों को? बैल की देह पर कोई पाउडर वाउडर डाला तो उसे चाटकर बैल ही ना गचक जाए। साला हर एक ने छल किया है अपने साथ। कहते हुए इधर उधर आंखें घूमी तो गौशाला से मक्खियों का झुंड शोर मचाते हुए इधर उधर चक्कर काटकर बैल के निचले शरीर पर अर्थात जंगा में बैठ गया। अब वहां नोच खसोट शुरू हो गई। जयराम रुआसा हो गया। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल भर आया। वो टकटकी लगाए हताशा सा बैल को निहारने लगा। उधर बैल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अपने मालिक का अपने प्रति प्यार देखकर उसका दिल भर आया। जयराम ने फिर एक बार बाल्टी उसकी ओर खिसका दी। बैल ने सम्मान रखने के लिए मात्र सूखी। और नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। असहाय आंखें मानो कह रही थी। सिर पर विशाल सींग बोझ बन चुके थे। अस होने पर उसने गर्दन सामने की ओर लंबी कर दी। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। अब ठुड्डी जमीन पर टिकाते हुए उसकी आंखों ने कहा जयराम से। उसके बाद जैसे सब कुछ बर्दाश्त हो गया उसे। उसने भरी हुई बाल्टी उठाकर पुनः नाद में उड़ेल दी। कहीं और रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कुत्ते गधे आते हैं, पी जाते हैं, गिरा देते हैं। पानी की एक एक बूंद अमृत जो हो गई है आज। क्या नहीं पी रहा पानी? खाट पर बैठे रंगनाथ ने पूछा तो नकारात्मक सिर हिलाकर बैल की ओर देखते हुए बैठा रहा। अब बैल ने आंखें मूंद ली थी। कुकुरांची, किलनी, मच्छर मक्खियां, कीड़े मकोड़े नोच रहे थे। सब यातनाएं वो आंखें मूंद कर चुपचाप बर्दाश्त किए जा रहा था। भाई रंगनाथ, क्या है? लगता है बैल के सींग काट लेने चाहिए। भला क्यों? वो मतलब का भार है उसकी खोपड़ी पर।
अब संभलते नहीं है उससे वो। है क्या तुम्हारे घर आरी? मेरे घर कहाँ है आरी, कुल्हाड़ी है। पर आरी का क्या काम? ला सकते हैं कहो तो रवा कारपेंटर के घर से। पर नाहक क्यों बैल की पीड़ा बढ़ाना सींग काट कर? तुम ये कैसे कह सकते हो? और नहीं तो क्या, सींग काटोगे तो वहां से खून निकलेगा, फिर वहां छेद हो जाएंगे, नासूर पड़ जाएंगे, सीधे भेजे तक जाएंगे, फिर वही कीड़े इल्लियां हो जाएंगी। इससे पीड़ा और बढ़ेगी। रंगनाथ की ये बातें सुनकर लगा जैसे कलेजे पर कीड़े इल्लियां बिलबिला रही हैं। सिर चकराने लगा, उदास लगने लगा। वो कल्पना ही यस हो गई। ठीक है तुम्हारा कहना, पर अब और आगे कुछ ना कहो, पता नहीं कैसे लगने लगा है। कहते हुए रंगनाथ को आगे और कुछ कहने से मना कर दिया। भीतर से मन भर आया था, दिल दहल गया था। लगा जैसे सूखने के लिए डालने के पूर्व किसी ने निचोड़ लिया हो। ठीक उसी समय बाहर से शौच से निबटकर पत्नी आ गई, पूरी तरह खुरच लिए गए वृक्ष की भांति खप्पड़। ऐसे चल रही थी जैसे एक एक कदम 100 मन का हो। नाद के पास की दीवार पर टमरेल टांग दिया। दाहिने हाथ की उंगलियों पर नाद का पानी लिया, बायां हाथ जमीन पर रगड़ा, उस पर अर्धे दान दिए गए समान पानी छोड़ा। फिर एक बार बाएं हाथ से वैसे ही पानी लिया, उसमें की 2 बूंदें पांव के तलवों पर छिड़की, गौमूत्र की तरह। फिर 2-4 ली। अधिक पानी खर्च करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पानी की एक एक बूंद मानो अमृत हो गई है। काफी खस्ता हो चुकी है भाभी जी की हालत, क्या हुआ है? 1 साल से वैसे ही हालत खराब थी। साला रोज आधा सिर दुखते रहता है, कुछ सूझता नहीं उसके कारण। खाना पीना नहीं, काम धाम नहीं, उस पर कल से डिसेंट्री लग गई है। अरे सुनती हो, कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? बोलते बोलते उसने पत्नी से पूछ लिया। पत्नी ने नकारार्थी सिर हिला दिया और वहीं दीवार की आड़ लेकर छांव में बैठ गई, पीठ दीवार से टिका दी। धसी हुई आंखों से दोनों की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। तो कोई दवा पानी तो कराना था ना? रंगनाथ बोला। कहाँ से कराना दवा पानी? डॉक्टर को क्या अपने दांत निकाल कर देंगे? केवल 4 प्याली ज्वार बची है घर में, वो भी पिछले साल की। दाल नहीं, कोई दाना नहीं, सब्जी के लिए कुछ नहीं। लगातार चटनी के साथ भाकरी खाए जा रहे हैं, उस पर भी तेल की एक बूंद नहीं। पानी की 2-4 बूंदें डालकर भरपेट खाना, उसके कारण डिसेंट्री। ये सब बात सुनकर रंगनाथ को दया आ गई। कहने लगा, मेरे पास भी कुछ नहीं है यार, नहीं तो दिए होते 10-15 रुपए उधार। मालिक से तो पहले ही उधार ले रखे हैं, वो अब कुछ नहीं देता। बुरी तरह कड़की चल रही है मेरी भी। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसा? ये डंगर बैल क्यों नहीं बेच देते कसाई को? 5-50 जो भी मिल जाएंगे तो कुछ दवा पानी हो जाएगी। सुनकर वो ऐसे चौंक गई जैसे किसी ने दाग दिखा हो। नहीं, ऐसी कोई सलाह ना दो, दवा पानी की कोई जरूरत ही ना रही। अब भाकरी खाना ही बंद कर दिया है मैंने, उससे अपने आप ठीक हो जाएगा सब। कहते हुए उसकी सांस फूल गई। धसी हुई आंखों के साथ तेज सांस लेने लगी वो। कपकपी छूट गई उसे। साला, एक आध बार बेमौसम पानी ही बरस जाता तो जरा राहत मिल जाती, गर्मी कम हो जाती। पर अभी तो 2-3 महीने दूर है बारिश। रंगनाथ ने कहा, इस साल क्या आसार है बारिश के? कोई समाचार तुम सुनते होगे ना, मालिक के टीवी पर समाचार वगैरह? सुनता हूं कभी कभार। बेमौसम बारिश के बारे में तो कुछ नहीं है, पर हाँ इतना जरूर सुना है कि सरकार काफी पैसा यानी कई करोड़ रुपए खर्च करने वाली है पानी के लिए। कहते हैं दिल्ली से पैसा आने वाला है जल आपूर्ति के लिए। तो पानी कहाँ से लाएंगे भला? लाएंगे टैंक भर भर कर बांध से या पानी के कुओं से। तमाम गांव देहात में जल आपूर्ति होने वाली है अब, बोरवेल भी खोदे जाएंगे। अरे पर कब? क्या प्राण जाने पर? और तुम्हें बताऊं, उन बोरवेलों का कोई भरोसा नहीं। अरे जो खोपड़ी में ही नहीं, वो नाक में कहाँ से आएगा भला? धरती के उदर में ही बाकी नहीं रहा पानी, तो कहाँ से आएगा? पर सरकार अपनी ओर से कर रही है प्रयत्न। वैसे सरकार भी क्या क्या करेगी भाई, तब भी बहुत कुछ करती है लोगों के लिए। ऐसा कल राम भाऊ कह रहे थे, उसमें से अपनी समझ में भला क्या आता। इतना कहकर वो फीकी हंसी हंसा। रंगनाथ ये सब बतला रहा था, पर जयराम और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे थे।
जैसे उन्हें किसी से कोई लेना देना हो। सुना है आदमपुर में खोदा गया है एक बोर कुआं, कहते हैं उसमें खूब पानी लगा है, मन नदी के किनारे पर। तो एसटी स्टैंड की तरह ही आड़ा पाइप लगाकर 10-12 नल लगाए गए हैं। कहते हैं अब पूरा गांव वहां से पानी भरता है। सुना है रेल चल गई है पानी की, दिन रात मोटर चलती रहती है। यानी कैसा होगा वो सब। जयराम मन ही मन उस दृश्य की कल्पना करने लगा, तो दूसरा मन उसे इससे परावृत करने लगा। छोड़ो, जाने दो, हो ना हो कैसे भी, उससे अपना कुछ लाभ है क्या? नहीं ना, तो मारो गोली। वो कल्पना लोक से बाहर आ गया। सरकार चुप नहीं ना बैठी है। वैसे मुझे भला उसमें क्या समझ आता है, पर सुनी सुनाई बातें हैं मालिक के बैठक में चलती रहती हैं, हमें सुनते रहना है। रघुनाथ की ये गप्पे चल ही रही थी तो पत्नी ने फिर मरोड़ उठी, जैसे तैसे खड़ी हुई और टमरेल भरकर शौच के लिए खुले में निकल गई। क्या कहें, बड़ा बुरा समय चल रहा है हमारा, पत्नी की दिशा में निहारते हुए विकल होकर कहा जयराम ने। लगा जैसे कड़ी धूप में नंगे पैर होने से तड़प उठा हो। अरे तुम ही क्या, पूरा महाराष्ट्र ही मुसीबत में है इस साल। कल राम भाऊ कह रहे थे ऐसा कभी नहीं भुला पाएंगे, बिना वर्ष का ये 92 साल। साला, होने को 2 लड़कियां हैं, पर ब्याह होकर अपनी अपनी ससुराल चली गईं। उनमें से कोई लड़के के रूप में पैदा हुई होती तो आज वो लड़का जवान होता, कुछ काम काज करता, जरा सहारा हो जाता। पर क्या करें, ईश्वर की मर्जी। जयराम ये बोल ही रहा था तो एक गधा आ गया, जल्दी जल्दी जैसे कोई महत्वपूर्ण काम हो उसका, और उसने नाद में मुंह डाल दिया। गटागट पानी पीने लगा। अकस्मात ध्यान जाते ही जयराम जान की बाजी लगाकर दौड़ पड़ा उस ओर। अरे अरे अरे, हुड़ हुड़ हुड़, कहते हुए उसने अपनी नाद में मुंह डालने वाले गधे पर एक लात जमा दी। जल्दबाजी में कोई लाठी वाठी लगी नहीं थी हाथ, गधा भी टस से मस होने को तैयार नहीं, निर्लज होकर गटागट पानी पी जा रहा था। तो पास बड़ी बाल्टी उठाकर पीठ पर दे मारी। खड़ल धड़ल आवाज हुई। उसके साथ ही गधे ने दुलत्ती झाड़ी, घुटने उस तेज दुलत्ती की चपेट में आ गए। मरणार्थ तक पीड़ा हुई। हाथ से बाल्टी खड़ाल धड़ाल आवाज करते हुए छूट गई। घुटने मलते हुए वो नीचे जमीन पर बैठ गया। इस बीच गधा तेजी से पलायन कर गया। रघुनाथ भागता हुआ आया, नीचे बैठे जयराम को कंधे पकड़कर खड़ा किया। वो अपने बल पर खड़ा होने को तैयार नहीं, मुर्दे की तरह घसीटते हुए खाट तक लाया। घुटने मलते हुए वैसे ही विकल अवस्था में बैठा रहा। पसीना निकल आया था उसे। अपने गांव में बड़े परेशानी है यार इन गधों से। सारे मवेशी, गाय, भैंस, बैल सब मर रहे हैं, पर साले ये गधे देखो कैसा मोटा रहे हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं सारे गांव में। उनका क्या है, कूड़े के ढेर को सूंघ सूंघ कर कुछ भी खाते रहते हैं, उस पर इस प्रकार परेशान करते रहते हैं। मेरा तो मन करता है गांव के तमाम गधों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें मार डालना चाहिए। ये लकड़े वालों ने लक्कड़ ढोने के लिए पाल कर रखे हैं, पर पूरे गांव को बड़े परेशानी है इससे, जबकि उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं है। उनका क्या है, कान पकड़ कर लाया और दुम पकड़ कर भगा दिया। अपना कान निपट गया कि छोड़ दिया गांव में खुले, अपने पीछे बेमतलब की बला। पिछले साल हम लोगों को काफी तकलीफ हुई। गांव खोरा के खलियान में रात के समय चना गेहूं पर धावा बोल गए। पासे डाले और पकड़ा इनको। उनमें से कुछ तो मार कर फेंक दिए, कुछ को लंगड़ा कर दिया। एक गधे वाले ने तो केस कर दी थी हमारे मालिक पर, तो थाना वालों ने कहा हम नीम अंधेर आकर पंचनामा करेंगे। मालिक के नाम की रिपोर्ट कहने पर वो कहाँ आते हैं इतनी जल्दी, सारे ही पहचान के हैं। तो मालूम हम लोगों ने क्या किया, रातों रात सारे गधों को ट्रक में भरकर पहाड़ के उस पार ले जाकर छोड़ दिया। एक लंगड़े गधे छोड़ दिया था वहीं, उसे रात में कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। एक कान वहां तो दूसरा पैर उधर खड़की के खेत में। ऐसा सब फैल गया। अगले दिन पुलिस आई तो उनको यहाँ वहाँ क्या मिला जानते हो, गधे की लीद और हाँ एक पैर का खुरा। मालूम, बड़ा मजा आया, किसी का कुछ बिगाड़ ना सके गधे वाले। मैं भी अब एक आध को मार ही डालता हूँ, मुझे भी रोज की झंझट है ये। दोपहर तक खेत में काम करो, उसके बाद झक मार के 2 मील से पानी लेकर आओ, और रात में ये गधे आकर सारा पानी पी जाते हैं। सुबह उठकर देखो तो रात की भरी हुई पूरी नाद बिल्कुल खाली। नाक में दम आ गया है इनके कारण। हम लोग पानी खर्च होने के डर से 2 दिन में एक बार नहाते हैं,
यैन कैन प्रकारेण पानी बचाते हैं और गधे रात में आकर सूपड़ा साफ कर जाते हैं। जयराम दुखी होकर रह गया था। दोनों हाथों से दोनों घुटने मलना जारी रखा था। काफी दर्द हो रहा था, पसीना निकल आया था। पानी दो क्या पीने के लिए? हाँ ले आओ जरा। तत्काल रंगनाथ उठा, घर में गया। उसकी आहट से एक मरियल सा कुत्ता भीतर से भागकर बाहर निकला। उसके मुंह में भाकरी का टुकड़ा था। दुम दबाकर रंगनाथ के पैरों के बीच से तेजी से भाग गया। जयराम ने बैठे बैठे ही अरे हाय 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 करके हाथ हिलाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। पत्नी ने द्वार खुला छोड़ दिया था, इस कारण वो उसे अनगिनत गालियां देने लगा। वो वहां थी कहाँ, शौच के लिए गई थी। रंगनाथ पानी लेकर बाहर आया। लोटा जयराम को थमाकर वहीं खाट पर बैठ गया। जयराम एकाएक घूंट पानी पीने लगा, मानो अमृत पान कर रहा हो। पानी पीकर लोटा धरती पर रख दिया। अब पीड़ा कुछ कम हो गई थी, पर मुंह से लगातार गालियां निकल रही थी। गधे के लिए, कुत्ते के लिए, पत्नी के लिए, अपने भाग्य के लिए। साला रोज ही जगह करना पड़ता है, गधा ना आ जाए ये ध्यान रखो। आ गए तो नींद से उठकर उन्हें भगाओ। दिन भर बढ़ते तन तक काम करो और रात में ये कलेश। ऊब गया है अपना मन तो अब। रात रात भर जागते रहो, खटका हुआ कि दौड़ो अंधेरे में नींद को तिलांजलि देकर। सारी रात जारी रहता है ये भागम भाग। ढक कर रखो चाहे जो रखो, हाथ मार कर चले जाते हैं चुपचाप इनकी तो मैं। वो बेचैन हो गया तो रंगनाथ कहने लगा, छोड़ो जाने दो जयराम, काहे को अपनी जान जलाते हो। इसकी बजाय तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा? इस नाथ को यहां से निकाल कर घर के भीतर क्यों नहीं रखते ले जाकर? अरे हाँ यार। ऐसा कहते हुए रंगनाथ पर एकदम खुश हो गया, पर फिर अपने आप पर बौखलाया। भला बताओ, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। कितनी रातें पागलों की तरह जाग जाग कर गुजारी, भूत की तरह गधे की रखवाली करता रहा। मानता हूं काफी हिस्सा मिट्टी पत्थर के बीच में धंसा हुआ है नाथ का। तब भी क्या हुआ, एक प्रहर का काम है नाथ खोद कर बाहर निकालना और भीतर ले जाकर बिठा दिया। इस विचार मात्र से ही उसे भारी राहत महसूस हुई। लगा जैसे तृष्णार्त भूमि को जल मिल गया। बड़ी चिंता पड़ने वाली थी, अब उसने घुटनों की पीड़ा कुछ कमतर लगी। इसी बीच पत्नी लौटकर आ गई। नाथ के पास गई तो देखा पानी का स्तर नीचे चला गया है। वही माँ, ये पानी कैसे कम हो गया नाथ में का? मैं देख कर गई थी तब तो गले तक पानी भरा था, अब तो आधा भी नहीं रहा। कहाँ चला गया पानी? उसने पति से प्रश्न किया तो वो मानो सूखे गेहूं के खेत में लगी आग सा भड़क उठा। बौखला कर बोलने लगा, बड़ी साहूकार की तरह पूछ रही हो, कहाँ गया पानी? शर्म नहीं आती? एदी खटारा कहीं की। नाथ खुला छोड़कर गई थी, घर का दरवाजा खुला छोड़कर गई थी। कुत्ता रोटी लेकर चला गया, नाट पर ढक्कन नहीं रखा, गधा सारा पानी पी गया। पर तुम्हें भला क्यों हो उसकी चिंता? ये आड़े का बैल है ना पानी भरने के लिए। खुद बीमारी का ढोंग करके कराहते काकते बैठी रहती हो। साला कौड़ी का सहारा नहीं है, फिजूल का सरदर्द है इसका। बहती धारा की तरह उसकी बड़बड़ शुरू हो गई। बातों से पत्नी मानो गर्मी में उठने वाली आंधी की चपेट में आए समान बावली हो गई। उसके बावजूद वो मरियल आवाज में बोलने लगा। गहरे कुएं से आने वाली लग रही थी उसकी आवाज। मेरी हालत पतली हो गई डिसेंट्री से, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। पर तुम तो थे ना दरवाजे पर बैठे हुए, तो क्या अंधे हो गए थे? मुझे आलसी खटारा कह रहे हो, पर मुझे भी कौन सा सुख है इस घर में। इतनी गल गई हूं पर धेले की दवा नहीं दी। चलो नहीं दी तो ना सही, पर कभी आग्रह पूर्वक कहा तो उसके लिए कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता वैसा करने से। तो वो सब तो गया भाड़ में और लगे टनाटन गालियां बकने। कितना बर्दाश्त करूं? हे भगवान, इसकी बजाय तो मर ही जाना ही बेहतर है। ऐसा कहते हुए वो विलाप करने लगी। आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके मुंह में जाने से मुंह का स्वाद नमकीन हो गया, पर कोई सुध नहीं। इससे वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सही तो है, क्या सुख है अपनी पत्नी को भी। सारा जन्म अपने साथ जानवरों की तरह खट रही है। एक एक पैसा जुटाकर 2 पुत्रियों की ब्याह की है, उस पर ये फसल की बर्बादी के साथ। सिर दुखता था तब भी लगी रही काम पर। अब 2 दिन से बीमारी से त्रस्त है, उस पर मैं उसे कितना कुछ बोले जा रहा हूँ। गलत किया है मैंने, गलत ही किया। उसे भी किसका भरोसा है मेरे सिवा?
और मुझे उसके सिवा अब नहीं लड़ना चाहिए, नहीं बिगड़ना चाहिए। कहते हुए उसके मन में मानो ममता का सोता फूट पड़ा हो। अरे पर तुम तो अपने मन की मालकिन हो ना। जाओ ना अस्पताल में, बेच डालेंगे साले को 2-4 किलो ज्वार। तुम सुख से रहोगी तो सब। क्या भाई रंगनाथ? पति की आवाज की मिठास छू गई उसे। जरा सुकून मिला। आंसू पोंछ डाले, नाक निचोड़कर जमीन से पोंछ लिया। कोई जरूरत नहीं जाने की, फिजूल का खर्च, ठीक हो जाएगा सब अपने आप। भाकरी खाना ही बंद कर दिया है मैंने, अब तो कहाँ से आएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। कहते हुए वो उठी। किसी प्रकार चलते हुए वो नाद तक गई, उस पर टोकरी ढक कर रख दी। किसी प्रकार कदम बढ़ाते हुए वो घर के भीतर गई। नहीं हो पा रहा था, तब भी झाड़ू लगाने लगी। इस बीच रघुनाथ खड़ा हुआ। परछाइयां लुप्त हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था, सांझ घिरने लगी थी। अच्छा मैं चलता हूं, अब जरा मालिक के बंगले पर एक चक्कर लगा आता हूं। क्या चारा पानी निपट चुका है? वो काम नारायण सपकाल के जिम्मे है, अपने जिम्मे है केवल पानी भरना। कहते हुए उसने अंगड़ाई ली, हाथ ऊपर उठाकर जमाई ली। उसकी देखा देखी जयराम को भी जमाई आ गई। उसके उपरांत गली से निकलकर रास्ते पर जाने लगा तो जैसे कुछ याद आ गया। तुरंत 2 कदम पीछे आया और कहने लगा, वो काम भूलना मत। कौन सा? नाद खोद कर घर में बिठाने का। उससे ये रोज रोज रत जगह करने की झंझट नहीं रहेगी। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया दिया है तुमने। अभी ही खोद लिया होता, पर अंधेरा हो चुका है। कल नीम अंधेरे में पहला काम वही करता हूँ। आज के दिन तो जागना है ही। आधा नाद पानी है, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। टोकरी रखकर उस पर पत्थर रख देना चाहिए बड़ा सा। रोज वही तो करता हूँ, तब भी बदमाश गिरा ही देते हैं आइडिया से। हम लोग भले ही उन्हें गधा कहें, पर बड़ी चालाक जात है। हम जागते रहते हैं, तब तक नहीं आते, सोते बराबर दांव साध लेते हैं। कहते हुए जयराम हंस पड़ा। रघुनाथ भी हंसा और आगे बढ़ गया। रघुनाथ ने पैर खाट पर लंबे तान दिए। सब कुछ अकड़ गया था। जरा शरीर ढीला पड़ा ही था कि गली में से आते हुए गधे पर नजर पड़ी। वो नाद की ओर बढ़ रहा था। वो पहले वाले ना था, दूसरा था। जयराम हड़बड़ाकर उठा। आहत सुनकर गधा बितक गया। उसने सोचा होगा खाट पर पड़ा आदमी सोया हुआ है, पर यह तो एकदम उठ खड़ा हुआ। पीछे मुड़ते समय गधा गली में जरा देर ठिठका, फिर मुड़कर तेजी से भाग गया। उसका पीछा करते हुए वो जयराम को जो मिले, वो पत्थर उठाकर गधे की दिशा में उल्टे सीधे चला दिए। वो कहाँ लगने वाले थे। तेजी से पलायन करते हुए गधा शौच के खुले मैदान की ओर भाग गया और आगे जाकर मुंह से नाक से मिट्टी खोदकर सूंघने लगा। गर्दन ऊपर करके उसने ठुड्डी उधर उधर हिलाई। उसके उपरांत लंबे सुर में व्याच व्याच करके लयबद्ध तरीके से चीखने लगा। उसे गालियां देते हुए पीछे मुड़ा। सांस फूल गई थी उसकी। तेजी से सांस लेते हुए वो सबसे पहले नाद के समीप गया। उस पर पत्नी ने जो टोकरी ढक कर रखी थी, उसने एक पत्थर और रख दिया उस पर। पुनः आकर खाट पर लेट गया। खाना पकते ही पत्नी ने उसे जगाया। भोजन करने बैठ गया। बिना तेल का बेसन और भाकरी। बीबी ने कुछ खाया ना था। उसने जबरन उसे भाकरी का एक टुकड़ा और एक चम्मच भर बेसन खाने पर मजबूर किया। अब घर के भीतर का दिया बुझाकर बाहर हवा में निकल आए। पत्नी की खाट आज उसी ने बिछा दी। उतने भर से वो सुख अनुभव करने लगी। वो अपनी खाट पर, ये अपनी खाट पर ऐसे ही सो गए। वो सारा दिन भूखी थी, इस कारण उसे झट सुस्ती आ गई। सो गई। पीने के पानी की मटकी लाई क्या बाहर? उसने पूछा तो कोई जवाब न मिला। उसने देखा वो सो चुकी है। वो खुद उठा, पानी की मटकी लाकर खटिया के नीचे रखी। उस पर ढक्कन के रूप में हमेशा की तरह चौड़ी पटिया रख दी और सो गया। खाट पर पड़े पड़े टकटकी लगाकर आकाश निहारने लगा। दूर तक चांदनी बिछी हुई थी। रास्ते पर की बिजली का बल्ब टिमटिमा रहा था, पर उसका प्रकाश इधर उधर आंगन में नहीं पहुंच रहा था। खाट पर पड़े पड़े देखा कुम्हार के घर के पिछवाड़े से जरा सा प्रकाश आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। आंखें निंदियाने लगी। इसी बीच गधे की आहट हुई। उसने उठकर देखा, कोई नहीं आया था। आंखें अलसाने लगी। तब भी उसने सोचा आज सतर्कता बरतनी ही है। ढक्कन रखा हुआ है, पर महाचतुर जात है। आइडिया से ही ठुड्डी लगाकर ढक्कन गिरा देते हैं। मैं सोऊंगा और गधा सारा पानी पी जाएगा, पर आज नहीं छोड़ूंगा। हुआ तो एक आध को खत्म ही कर दूंगा। मारकर घसीटते हुए उधर शौच के मैदान के पाले जाकर डाल दूंगा। रात में लवारिस कुत्ते नोच कर खा जाएंगे। किसने मारा, कैसे मारा, किसी को खबर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। किसी को कुछ पता नहीं।
ऐसा निश्चय करके वो फिर उठ बैठा। कुंडी खोलकर घर में गया। वहां से रखवाली के समय साथ रखी जाने वाली लठिया लेकर बाहर आया। फिर लगा शायद दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गया। मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, पर अंधेरे के कारण कुछ दिखलाई न दिया। अलसाया हुआ फिर उठा, दरवाजे को हाथ लगाकर परखा। कुंडी चढ़ी हुई थी, पर उसका खुद पर विश्वास ना था। ताला लगाने का कोई कारण ना था। चोर को मालूम है कि अपने घर में कटोरे मटकी के सिवा कुछ नहीं है। चोरों की अपेक्षा जानवरों का और कुत्तों गधों का भी भय अधिक था। दरवाजा ठेलकर घुस जाएंगे घर में और खा जाएंगे 4 प्याली ज्वार। तब हम लोगों को क्या कंकड़ पत्थर खाना। साला इन कुत्तों और गधों की माँ की तो तंग करके रख दिया है इन्होंने, जीना हराम कर रखा है। एक और इस प्रकार का विचार चक्र चल रहा था। दूसरी ओर अभी अभी लाकर रखी लठिया पर हाथ घुमाया जा रहा था। फिर सोचा ये लठिया अधिक कुछ काम की नहीं है, एक बार किया पीठ पर तो टूट जाएगी और गधा तो मरने से रहा, जबकि मुझे आज गधे का काम तमाम किए बिना चैन नहीं मिलने वाला। उसे छत पर रखे काले डंडे का स्मरण हो आया। वो उठा, लठिया लेकर भीतर गया और छत पर से काला डंडा निकाल कर ले आया। लठिया भीतर छोड़ दी, दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी, बाहर आकर डंडे पर हाथ घुमाने लगा। कान तक ऊंचा, तेल पानी पिलाकर बढ़िया चिकना किया हुआ, गहरा काला, खास बबूल के पेड़ का डंडा लाकर खाट के समीप रख दिया। इस डंडे के एक ही रट्टे से गधे का काम तमाम हो जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सोचते हुए सतर्कता पूर्वक लेट गया। काफी प्रतीक्षा की, लेकिन गधा नहीं आया। उसके बाद पता नहीं कब उसे नींद आ गई तो किसी समय नाद पर आहट सुनाई थी, खड़खड़ धड़धड़। आवाज सुनकर वो उनींदा हो गया। अंधेरा था। उनींदी आंखों से उसने देखा, लगा गधा नाद में गर्दन डालकर पानी पी रहा है। वो पूरी शक्ति जुटाकर उठा, ऊँगती आंखों से अस्पष्ट दिखाई देने वाला डंडा उठाया, नींद की ओर बढ़ा। पदचाप की आवाज न होने देते हुए नाद पर झुके गधे व पूरी ताकत से डंडा जमाया। एक बार में काम तमाम। विजय श्री हासिल किए सामान फिर दूसरा बार किया। उसने देखा कि गधा वहीं नाद में निश्चेष हो चुका है, हिलना डुलना बंद। उसने हाथ का डंडा एक ओर फेंक दिया और गधे को उठाने लगा तो गांव के पास टमरेल बजा। उसका दिल ढल गया। हाथ लगाते बराबर मानो बिजली का करंट छू गया। उसे समझ गया नाद पर पत्नी को मार डाला है, ना कि गधे को। पसीना छूट गया, कलेजा धक धक करने लगा, शरीर कांपने लगा। अब उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। पत्नी शौच के लिए जाना चाहती थी, नाद पर झुककर टमरेल से पानी ले रही थी तो अंधियारे में संताप के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। लगा गधा ही है और ऐसा घालमेल हो गया। प्राणों की बाजी लगाकर उसे वैसे ही ऊपर उठाया। देखा सब कुछ समाप्त हो चुका था। वो निर्जीव गट्ठर बन चुकी थी। सिर, हाथ, पांव, छाती, नाड़ी, धड़कन सब बंद हो चुकी थी। उसका जोर से चीखने को जी चाहा, पर सफल नहीं हुआ। आवाज ही लुप्त हो चुकी थी। बस नैनों से अश्रुधारा बह रही थी उस पर। आवाज बिल्कुल नहीं। किसे बुलाए, कैसे बुलाए, आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो उसे सीने से लगाए, बार बार उसकी आंख खोलने का यत्न करने लगा। उसका चेहरा निहारने लगा। वो शांत प्रतीत हो रही थी। कहीं से खून निकल रहा था। वो खून से लथपथ हो गया। अंधेरे में चोट दिखाई नहीं दे रही थी। आंखों से अश्रुधारा, बदन से पसीना और खून। वो बुरी तरह भीग गया। पत्नी के देह को अपने आगोश में लिए वो सिसक रहा था। व्यग्र था वो। गौशाला में बैठे गाय बैल आकुल नैनों से उसकी व्यग्रता निहार रहे थे, जबकि दूर कहीं से गधों के ताल सुर में हंसने की आवाज बराबर आ रही थी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलिएगा। और अगर अब आप चाहें तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं आपका कहानी वाला लड़का मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा।